जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज सारे डाउट क्लियर करूंगा। ICR डिप्लोमा क्या होता है, डीएलएड डिप्लोमा क्या होता है, क्या टिक करना है, हिंदी इंग्लिश, हर एक चीज़ पॉइंट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वीडियो डाला, लेकिन अब इस वीडियो में सारी वीडियो मिक्सअप कर रहा हूँ और सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अब सबसे पहले चीज़ है, आवेदन भरने की तिथि 18 से 1 तक है, यानी 1 अगस्त तक आवेदन भरने की तिथि है। और संशोधन करने के लिए आपको जो है 6 तारीख तक का समय मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर्याप्त समय आपके पास। अब चलते हैं स्टार्टिंग से जो जो डाउट्स आप लोगों के हैं। तो साथियों, सबसे पहले रूल बुक देखेंगे आप लोग। तो रूल बुक में डीएड वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, बीएड अलाउ नहीं है, पहला डाउट। दूसरा, क्या एनआईयू से डीएड फॉर्म भर पाएगा? तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल वाले डीएड वाले जो हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और जो एमपी बोर्ड से या अदर जो राज्य है, स्टेट है, वहाँ के बोर्ड से भरने वाले भी इसको कर पाएंगे। पहला चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब कुछ कहने सर, ये स्नातक उपाधि, स्नातक मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया उसकी बात की जा रही, तथा प्रारंभिक शिक्षा मतलब डीएलएड ही होता है। ST SC OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता में अर्हता में जो है 5 अंकों की जो है 5% अंकों की छूट दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों की जो अंक सूची है वो वेरीफाइड होना चाहिए। एज आपकी 21 होना चाहिए। अगर आपकी एज 21 नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अधिकतम आयु 40-45 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 45, ठीक है। मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्गों के लिए 45 और दिव्यांगजनों के लिए 45। इसके बाद अतिथि शिक्षक जिन्होंने 200 दिवस का पढ़ाया उनको और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है, जैसे 9 साल का। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो अवैध अनरिजर्व यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखते हैं, आपकी एज की गणना कहाँ पर की जाएगी? 1/1/2025 के आधार पे की जाएगी। यानी अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ये जनवरी 2025, यानी आने वाला तो 26 है, वो तो अलग चीज़ हो गई। जो पिछला बीत गया वहाँ से आप लोगों की आयु निर्धारित की जाएगी। क्योंकि जब मैरिड बनेगी तो 2 लोग सेम आयु के हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी। इसके बाद देखेंगे हम, अगला जो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पर लोगों को दिक्कत है उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ दिक्कत वहीं चर्चा करेंगे। पूरी PDF तो आप लोग पढ़ चुके हैं। विक्रम पुरस्कार वगैरह अगर आपको मिला तो बिल्कुल जो है निश्चित तौर पर आपको हो जाएगा उसमें। इसके अलावा देखेंगे हम लोग यहाँ पर अतिथियों का 50% आरक्षण है, तो 50% सीट उनकी है। 50% आप लोगों की भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे अलग से बता दिया गया है, ठीक है। 10% ये क्लियर है। अब अतिथि शिक्षकों के लिए एक सत्र में कम से कम 30 दिवस तो होना जरूरी है। अगर किसी को 29 दिवस है तो वो सत्र काउंट नहीं होगा। मतलब कई लोगों का रहता है ना किसी साल में केवल उसने 1 ही महीना पढ़ा है, वो भी 29 दिन का, तो ये आपका नहीं चलेगा। कम से कम आपको 30 दिवस तो होना चाहिए। किसी ने 25 ही दिन पढ़ाया, 20 दिन ही पढ़ाया और छोड़ दिए, या कोई नया टीचर आ गया, तो वो मान्य नहीं होगा। यानी पूरे सत्र आप लोगों के इस तरीके से होने चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं तो हमें जो है अगला पॉइंट मिलता है जिस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना जरूरी। इसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, देखिए साइट जो है चलती भी है, ठीक है, वहीं सर्वर जो है डाउन हो जाता है तो नहीं चल पाती। बट ऐसा नहीं कि कोई साइट बंद हो गई हो। आप मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन करा सकते हैं, नहीं है तो रिन्यू करा लीजिए। अगर एक्सपायर होने वाला है तो, एक्सपायर हो चुका है तो नया बनवा लीजिएगा। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ना कोई बार परेशान होगा। पोर्टल चल रहा है, परेशान होना पड़ेगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये नंबर डालना ही होगा। अब अदर स्टेट के लोग हैं तो उनको भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें डाउट आ रही थी, तो मैंने पहले ही वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसमें क्लियर कर दिया हूँ कि क्या करना, कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को मैं कॉल पे ही जवाब दे देता हूँ, उनके समस्या का जो समाधान होता है वो हो ही जाता है लगभग। लेकिन ये समग्र वीडियो, इसमें सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। अगला है हमारा जो पॉइंट्स है, इसमें 2020 की जो भर्ती वाले हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा निकाले हैं वो भी भरेंगे, और 24 में जिन्होंने लिया है वो भी भरेंगे। अब कुछ लोगों ने 22-24 दोनों का एग्जाम नहीं, तो किसको डालें? आपकी जो इच्छा है उसको डाल सकते हैं। हायर सेकेंडरी में विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के पदों पर प्राथमिकता या पदों पर जो है पदस्थ किया जा सकेगा। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है ये डॉक्यूमेंट 12 पॉइंट
12.7 यानी 12.7 इसमें लिखा गया है कि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता या अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस तिथि के पश्चात अर्जित व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता अतिथि शिक्षक मान्य नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की आप लोगों को वैकेंसी भी मालूम कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय वहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हैं, तो आपको ध्यान रखना है यस या नो, दो में से कोई भी एक जवाब करना। दोनों में से आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि आप विज्ञान विषय के साथ 50% हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास हैं, यस कर दीजिएगा। अगर आप पास हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद जब वहाँ पे सब्जेक्ट चुनने को आ रहा है तो इस प्रकार से ABCDE 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ए में है 12th 50% प्लस और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ये वाला ऑप्शन सबको टिक करना है। और अगर कोई साइंस वाला है तो साइंस वाला क्या कर सकता है कि विज्ञान विषय के साथ 12th में पास और DLED वाला /BLED वगैरह जो भी लिखा है वो इसको कर देंगे। इसको क्यों करेंगे? क्योंकि आप विज्ञान विषय से ही, इसलिए। और अगर आप नहीं हैं तो आप 12th कर दीजिएगा, आपकी जो है चॉइस यहाँ से हो जाएगी। ये तो हुआ योग्यता के लिए। ये किसके लिए हुआ साथी? योग्यता के लिए। अगर किसी ने इसको भी कर दिया है तो अभी संशोधन में आप ठीक कर लेना, आप अपना वापस से साइंस कर देना। या आर्ट वाले किसी ने साइंस कर दिया है, संशोधन में आप इसको कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब आता विभाग चयन की बारी आती है साथियों। विभाग दोनों विभाग को चुनना मस्ट है। अगर आप नहीं चुनते हैं, एक ही विभाग चुनते हैं, तो आपकी मेरिट वहीं बनेगी, दूसरे विभाग में नहीं बन पाएगी, आप बाहर हो जाएंगे चयन प्रोसेस से। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको चाहे शिक्षा विभाग में नौकरी करना है तो आप पहले शिक्षा विभाग मतलब X ऑप्शन चुनें, ठीक है। अगर आपको ट्राइबल में जाना है तो ट्राइबल में 2 ऑप्शन है, Y और Z, ठीक है। ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय कार्य विभाग। तो जनजातीय विभाग में 2 प्रकार की पोस्ट, प्राथमिक शिक्षक की और एक है नॉर्मल शिक्षक की। पोस्ट कम है, कुल 3000 है यहाँ पर, याद रखेंगे 3000 पोस्ट है और यहाँ पर 10,000 है। तो आपको जिस विभाग में जॉब करना उस विभाग को आप यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं, शिक्षा हो या जनजातीय हो। क्लियर है? चाहे वो साइंस वाले हों चाहे वो बिना साइंस वाले हों, यहाँ पे केवल विभाग पूछा गया है। अब साइंस वाले हैं तो वो तो जनजाति में उनकी वैकेंसी है, जो साइंस वाले नहीं है तो उनको जनजाति चुनने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जनजाति में जब उनका विषय भी मतलब साइंस नहीं है और पोस्ट जनजाति में है तो उनको नहीं मिल पाएगी पोस्ट जनजाति में, उनको कहाँ मिलेगी? शिक्षा विभाग में। तो ऐसे लोग जो शिक्षा विभाग जो है चॉइस करें ताकि उनको सीधी सीधी उनकी मेरिट वहाँ पर बन सकेगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं और क्या डाउट है। डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे सारी वैकेंसी लिखी है ओपन कैटेगरी में। इसका 14% OBC को ज्वाइन दी जाएगी, 13% होल्ड किया जाएगा। यहाँ पे डाटा भी लिखा है कितनी पदों पे होल्ड, 220 पद हैं जो होल्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये गैर अतिथि और मतलब अतिथि शिक्षक दोनों में बता दिया गया है, 648 यहाँ पे बताया गया है साथियों। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक के ये बैकलॉग पद हैं, ठीक है। इसके बाद ये ट्राइबल आ जाता है, ट्राइबल में सेम नियम है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ बता ही दी आप लोगों को। हाँ, समग्र आईडी वाली बात एक और बताना चाहता हूँ। समग्र आईडी मांगी जा रही, बिल्कुल समग्र आईडी मांगी जा रही। समग्र आईडी आपको बनाना होगा, आप चाहे अदर स्टेट के हैं तो भी लगेगी और MP के हैं तब तो मस्ट है। तो रोजगार पंजीयन, समग्र आईडी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फॉर्म फिलअप के लिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है डेट बढ़े अगर सर्वर ना चलेगा, जिस प्रकार रोजगार पोर्टल का सर्वर ना चला, समग्र आईडी का ना चला, तो ज़्यादा चिंता ना करिए। एक अभ्यावेदन देंगे आप DPI में तो वो बढ़ सकता है, बट वो क्या होगा नहीं होगा ना तो ये मैं बोल सकता ना आप कह सकते हैं। बस आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम फॉर्म जल्द से जल्द भरा जाए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन पाना है और सिलेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। सभी लोगों के लिए चीज़ें क्या हो गई, नई हो गई हैं। तो आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको सोशल साइंस भी पढ़ना, आपको मैथ भी, इंग्लिश, हिंदी, कितने सारे सब्जेक्ट हो गए आप सोच सकते हैं। और इनके अंदर डिटेल में जब जाएंगे ना तो पता चलेगा कितने सारे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चीज़ें करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद एक और लास्ट रहेगा हमारा गेस्ट वाला, अतिथि शिक्षक वाले। देखिए, अतिथि शिक्षक जो भी हैं अभ्यर्थी MP के, तो उनको 3 सत्र
कंप्लीट होना चाहिए, 3 सत्र मिला के 200 दिवस। और ध्यान रखना कि कोई भी सत्र ऐसा ना हो जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस समय डीएड या फिर बीएड, डीएलएड ही कहना चाहिए, बीएलएड, ठीक है, बीएलएड, ऐसा कोई सत्र हो जिसमें वो टकरा रहा हो, उस सत्र का अतिथि अनुभव ना लगाना। वरना कहेंगे कि आप एक साथ 2 चीज़ें कैसे कर सकते हैं, फर्जी फ्रॉड, या फिर आपको होल्ड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आप एकदम प्योर क्लियर जो 3 सत्र अतिथि की हैं जिसमें आप कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, रेगुलर पढ़ाई, भले प्राइवेट की ही चल जाएगा, रेगुलर पढ़ाई एक साथ ना हो। मतलब स्कूल तो रेगुलर होता है, साथ में कुछ और अभी आपने रेगुलर कर लिया तो डीएड कर लिए या कुछ और कर लिए, तो वो ना हो। इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखेंगे। और अपने अतिथि शिक्षक अनुभव जो है आप लोग अपलोड करके और अतिथि शिक्षक कोटा से जो है आप अपना फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं साथियों। इसके बाद एक था कि मैंने सर यूआर से क्वालिफाइड किया पात्रता और अब मैं ईडब्ल्यूएस बनवा ली। देखो आप यूआर से क्वालिफाइड किए थे तो आपकी मेरिट यूआर में ही बनने वाली है आगामी आने वाली चयन परीक्षा के मेरिट पे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यूएसबी ने ऐसा रूल बनाया है। और मुझे लगता है यथासंभव मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो, ठीक है। और एक और पॉइंट था कि किसी सरकारी सेवा में रहते हुए अतिथि शिक्षक का फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? वहाँ पे यस कीजिए, बिल्कुल। जो सरकारी सेवा में वो अतिथि शिक्षक का फ़ायदा ना उठाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो उसको यस कीजिए, वो आपके लिए है, ठीक है। ये भी डाउट था। और इसके अलावा क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई मुझे नहीं लगता दिव्यांग संबंधी कुछ भी ऐसा डाउट बचा। लगभग डाउट मैंने सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म कर दिए दोस्तों। तो चलिए, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। जय हिंद, मिलता है नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।